हेलो। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, है ना। आज चालू करते हैं लेक्चर नंबर 8 हमारा, जिसमें हम हमारा यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करके यूनिट नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, है ना। अब चालू करेंगे उसके बाद इंट्रोडक्शन, है ना, यूनिट 4 का, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति, है ना, एक विमीय गति। चलो देखते हैं, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। चलो उससे पहले कि कल होमवर्क दिया हुआ था मैं कुछ, है ना, कल की क्लास में हमारा क्या था, होमवर्क था। तो उस होमवर्क को देख लो, एक क्वेश्चन को, है ना। क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन जी। measured value of L is 20 cm, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillation of the pendulum is about to be 90 seconds. Using a wristwatch 1 second resolution, what is the accuracy in the determination of G? ठीक है, एक पेंडुलम है, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है और उसके लिए सटीकताएं कुछ दी हुई है ना। तो उसके बारे में क्या निकालना है आपको, डेल जी में एक्यूरेसी निकालना है ना। चलो देखो, कैसे निकलेगा ये, है ना। पहली बात तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला लिख लिए हम। फॉर्मूला लिखने के बाद में ये फॉर्मूला लिख लिए हम, है ना। इसी को सॉल्व कर लिए, क्यों, क्योंकि हमको निकालना है जी के बारे में ना, एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी के लिए एक्यूरेसी निकालना है, ठीक है। तो हमको एल के बारे में दिया हुआ है, टी के बारे में दिया हुआ है। किसके किसके बारे में दिया हुआ है, एल के बारे में दिया हुआ है, टी के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एल जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डेल एल क्या दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है। एल जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डेल एल क्या दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है ना। तो इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं सबसे पहले, तो क्या होता है, 10 का गुना हो जाता है ना। क्या होगा, 10 का गुना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, है ना। और देखो टाइम क्या दिया हुआ है, 90 सेकेंड, और डेल टी जो दिया हुआ है वो 1 सेकेंड दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, वॉच ऑफ 1 सेकेंड का रिजोल्यूशन देके, रिजोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब वही दिया है कि डेल एल या डेल टी का मान दिया हुआ है ना। इतना रिजोल्यूशन मतलब उतना उसका डेल का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये डाटा आ गया है पूरा, हमारे पास ये डाटा आ गया है पूरा, है ना। दो डाटा हमारे पास कंप्लीट है। तो ये हमारा इस फॉर्मूला को लेके अगर हम एरर का फॉर्मूला निकालेंगे, एक्यूरेसी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो वो क्या होगा, इस प्रकार से होगा, है ना। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। रिलेटिव एरर में देखो यहां पे टी की पावर क्या है, 2, इसलिए 2 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, है ना। एल का रिलेटिव एरर प्लस टी का रिलेटिव एरर में 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो देखो डेल जी बाई जी, देखो डेल एल कितना है, 1, तो 1 लिखे, है ना। डेल एल कितना है, 1, और एल कितना है, 200 मिलीमीटर, तो यहां पे क्या लिखें, 200 लिखें, ठीक है। डेल टी कितना है, डेल टी कितना है, 1 सेकेंड, डेल टी कितना है, 1 सेकेंड, तो यहां पे क्या लिखें, 1 लिखें, है ना। और टी कितना है हमारे पास, 90 सेकेंड, तो यहां पे क्या लिखें, 90 सेकेंड लिखें, ठीक है। डेल एल दिख गया, डेल टी दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ना। अब देखो सबको एक साथ अगर हम नीचे को सॉल्व करने के लिए कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1800, और इसको सॉल्व करने के बाद में आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, है ना, इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 49/180, क्या आ जाएगा, 49/180। किसका मान, डेल जी अपॉन जी का मान। हमको क्या निकालना है, डेल जी का मान। हमको क्या पूछा है, एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो जी के लिए कितनी एक्यूरेसी आएगी, कितनी एक्यूरेसी आएगी, मतलब कि डेल जी का मान निकालने बोला है। तो डेल जी का मान निकालना है, तो जी से इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए, जी से क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए। तो 9.8 इंटू 49/180, ये कितना हो गया, 2.66 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया,
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी को निकालने में कितनी एक्यूरेसी आएगी, उसका मान आएगा 2.66 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब चालू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या चालू कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। मतलब कि आपके सामने अगर बहुत सारे अंक प्रस्तुत कर दिए जाएं, आपके सामने अगर बहुत सारे अंक प्रस्तुत कर दिए जाएं, तो उन अंकों में से कितने अंक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, कितने अंक आपके लिए सार्थक हैं, कितने अंक आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, इसको क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं, है ना। तो देखो, The significant figures of a given number are those significant or important digit which convey the meaning according to its accuracy. अपने accuracy के according में क्या करते हैं वो लोग, उसका मतलब रखते हैं। हिंदी में देखो, किसी संख्या के सार्थक अंक वे महत्वपूर्ण अंक होते हैं जो सटीक अर्थ के अनुसार उस संख्या का अर्थ को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मतलब कि उस संख्या का क्या बताएंगे, ये अर्थ बताएंगे, उसको क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। मतलब आपके सामने अगर 10 अंक लिख दिए जाएं, उस 10 अंक में कितने अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है जिससे उस पूरी संख्या का क्या निकल जाए, आपके लिए अर्थ निकल जाए, इसी को क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहां पे क्या दिया है, 425 425.24, है ना, 425.24। तो इस 425.24 में कितने सार्थक अंक हुए, इसमें हुए 5 सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे 5 सार्थक अंक हुए, देखो 4 भी महत्वपूर्ण है, 2 भी महत्वपूर्ण है, 5 भी महत्वपूर्ण है, 0.24 भी महत्वपूर्ण है। अगर एक भी अंक को छोड़ दोगे, गिनोगे नहीं, तो उसका अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो सार्थक अंक वही है जो पूरा क्या बताए, अर्थ बताए उसका, वो महत्वपूर्ण अंक होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो सेकंड एग्जांपल में देखते हैं तो क्या अंक दिया हुआ है, 0.02434, है ना। क्या दिया हुआ है, 0.02434। इसमें अगर हम देखें तो ये जो 2 4 और 3 4 है, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सामने के 2 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने के 2 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखो, इसमें क्या लिखा है, 24200, 24200 दिया हुआ है ना, 24200 दिया हुआ है। अब इसमें देखो कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं आपके लिए। देखो ये 2 तो इंपॉर्टेंट है, 4 तो इंपॉर्टेंट है, 2 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कितने सार्थक अंक हुए, 3 सार्थक अंक हुए। कितने सार्थक अंक हुए, 3 सार्थक अंक हुए। ये लास्ट के 2 क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये देखो जो फोर्थ नंबर का है, इसमें देखो 24200.12, तो यहाँ पे 242 तो इंपॉर्टेंट है ही, 12 भी इंपॉर्टेंट है। ये बीच का 00 इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये बताओ। जी हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया है दशमलव, यहाँ पे क्या आ गया है, दशमलव, इसलिए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 5 2 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 7 होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं कि इनके नियम क्या है, रूल्स क्या हैं, है ना, जिसके हिसाब से हम किसी चीज को सार्थक अंक बनाएंगे और किसी चीज को असार्थक अंक बनाएंगे, है ना। देखो पहला नियम ये बोलता है कि सभी गैर शून्य अंक, जितने भी गैर शून्य अंक हैं वो सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जहां पे शून्य नहीं है, बाकी अंक दिया हुआ है, वो सीधा का सीधा क्या है, सार्थक अंक। उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। दिमाग कब लगाना है, जब जीरो होगा तो। अगर जीरो नहीं है तो वो सार्थक अंक है। जैसे कि इसमें कितना है,
3, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना है 9, इसमें कितना है 3 3 6 3 9 12 13 14, इसमें कितना है 14। तो इतने सार्थक अंक हैं इसमें, है ना। जहां पे 0 नहीं है वो डायरेक्ट क्या हो गया, सार्थक अंक हो गया। अगर कोई भी क्या है संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया, सीधा सार्थक अंक हो गया। ठीक है, गैर शून्य होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, सार्थक हो जाता है। अब देखो, अगर कोई जीरो जो है वो 2 अंकों के बीच में आ जा रहा है, ठीक है, अगर जीरो जो है वह 2 अंकों के बीच में आ जा रहा है, जो जीरो है वो 2 अंकों के बीच में क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। जैसे कि ये वाला जीरो देखो 4 और 3 के बीच में आ गया, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो भी अंकों के बीच में आ गया है, ये सारे जीरो 2 अंकों के बीच में है, ये भी अंकों के बीच में है। अगर अंकों के बीच में है तो सारी की सारी संख्या क्या होगी, सार्थक अंक होगी, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि इसमें कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना होगा 3 3 6 2 8 8 सिग्निफिकेंट फिगर, वैसे इसमें कितना होगा 3 3 6 3 9 9 सिग्निफिकेंट फिगर, वैसे इसमें कितना होगा 3 3 6 3 9 तो 11 सिग्निफिकेंट फिगर। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। जहां पे अंक है वो सार्थक अंक है, 2 अंकों के बीच में शून्य आ गया, वह भी क्या है, सार्थक अंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस्ड टू लेफ्ट आर नेवर सिग्निफिकेंट, है ना। अगर देखो लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में जीरो आ जा रहा है और वो जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड में जीरो आ जा रहा है और वह जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वह सिग्निफिकेंट नहीं है, वह जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। लेफ्ट साइड में अगर जीरो आ रहा है और वह जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वह सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, सिर्फ ये 1 है, 1 सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें थर्ड वाले में देखो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद के सारे दशमलव भी क्या है, दशमलव के बाद वाला सारा सिग्निफिकेंट कहलाता है। ये पॉइंट आगे आएगा, तो इन दोनों को आगे देखेंगे, है ना। तो समझ में आया, अगर कोई चीज जीरो से स्टार्ट हो रहा है या किसी संख्या के पहले के जीरो आ रहे हैं, है ना, किसी संख्या में पहले जीरो आ रहे हैं, तो वो सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। वह अंक महत्वपूर्ण संख्याएं नहीं है, वह महत्वपूर्ण संख्याएं नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो चौथा देखो क्या बोल रहा है ना, संख्या के दाईं ओर स्थित शून्य महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी संख्या में दाईं ओर शून्य आ जा रहे हैं, दाईं ओर क्या आ जा रहे हैं, शून्य आ रहे हैं दशमलव के साथ, किसके साथ, दशमलव है अगर, और दाईं ओर आ जा रहे हैं, दशमलव है और दाईं ओर अगर अंक आ रहे हैं, तो वह सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। इसमें ये पूरे के पूरे 4 अंक सिग्निफिकेंट हैं, इसमें पूरे के पूरे ये 8 अंक सिग्निफिकेंट हैं, इसमें ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट है ना 7 अंक, और इसमें पूरा का पूरा कितना सिग्निफिकेंट है, ये पूरा 3 3 6 3 9 2 11 11 अंक पूरे के पूरे क्या है, सिग्निफिकेंट है ना। तो समझ में आया ये भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे कि अगर कोई पावर आ जा रही है, पावर आ जा रही है कहीं भी, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि ये पावर आ गई तो इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे ये 3 अंक सिग्निफिकेंट है, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो ये राउंड ऑफ कैसे करना है,
राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं किसी भी चीज को, राउंड ऑफ करना है तो वह कैसे किया जाएगा। कोई भी दो संख्या को जोड़ा जा रहा है, मान लो क्या किया जा रहा है, दो संख्या को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो देखो 3.142 3.142 को जोड़ा जा रहा है 0.241 से, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे कितने हैं भाई, 4 अंक है दशमलव के बाद, यहां पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, और यहां पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितनी संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, 3 संख्याओं को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। 3 संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, 3 और 4 अंक हैं। अब देखो इसको पूरा जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ने के बाद क्या आया, ये 3.4731 3.4731 आया है ना, 3.4731 आया। लेकिन अब ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां देखो दशमलव के बाद केवल 2 अंक हैं, इस दशमलव के बाद 2 अंक के बाद में बाकी क्या है ये हमको नहीं बताया गया है। तो हमारी एक्यूरेसी सिर्फ 2 अंकों तक रहेगी, हमारी एक्यूरेसी कहां तक रहेगी, 2 अंकों तक। तो यहां से सिर्फ कितना लिया जाएगा, 3.47। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.47 3.47 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये बाकी का पूरा उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये तो नहीं पता है ना कि 0.9 के बाद आगे क्या है, 0.9 के बाद 0.09 के बाद आगे क्या है ये तो हमको नहीं पता है। तो इसके बाद में अगर कोई संख्या होगी जो यहां मेंशन नहीं किए हैं ये लोग, तो वो अगर इसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ जुड़ेगी, तो वो आंसर को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। इसीलिए हमारी एक्यूरेसी कहां तक है, सिर्फ जो मिनिमम है, जो दशमलव के बाद जो संख्या मिनिमम है आपके पास, वहीं तक हमारी एक्यूरेसी है। तो हम इसमें से क्या लेंगे, 3.47 को लेंगे, दशमलव के 2 बाद तक का अंक, दशमलव के 2 बाद तक का अंक, यही हमारी क्या है, एक्यूरेसी है। ठीक है, चलो देखो जैसे कि यहां पे देखो क्या लिखा है, ये वाला तो प्लस और माइनस के लिए है। किसके लिए है, प्लस और माइनस के लिए है। लेकिन यहां पे देखो ये वाला है गुना और भाग के लिए। किसके लिए, गुना और भाग के लिए। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, एनी ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यहां देखो 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, 2 संख्याएं हैं, है ना। दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी 2 संख्या का आप क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, 2 संख्याओं का क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो जिसमें दोनों संख्याओं में कुछ कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, दोनों संख्याओं में कुछ कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपके आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा जितना मिनिमम क्या है आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर है, जितना आपके पास गुणक का मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो 5 और 3 में मिनिमम कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा जो आंसर आएगा वह भी किस में आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही क्या होगा, एक्यूरेट होगा हमारा आंसर। उसके बाद का हमारा आंसर क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। उसके बाद का हमारा आंसर क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे 66.8 66.8 तक ही हमारा क्या है, आंसर सही है। उसके बाद का हमारा आंसर क्या है,
एक्यूरेट नहीं है। तो पेपर में अगर पूछ दे ये दोनों का गुना करके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आपको इसको नहीं लगाना है, इसको लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 संख्याओं का या 4 संख्याओं का गुना किया जा रहा है या 10 संख्याओं का गुना या भाग किया जा रहा है, तो उनमें से जो गुणक का सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा उसी का सिग्निफिकेंट फिगर किस में आएगा? आंसर में आएगा। जैसे 3 है इसलिए 3, अगर 2 होता तो 2 और 1 होता तो 1 आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसी तरह से शानदार से हमारी 3 यूनिट खत्म हो चुकी है, जिसमें हमने पहले यूनिट में क्या देखा था? बेसिक मैथमेटिक्स देखा था। सेकेंड यूनिट में वेक्टर देखा था। थर्ड यूनिट में क्या देखे हमने? डायमेंशंस देखे हैं, है ना? डायमेंशंस देखे हमने, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह देखे हैं, है ना? और हमने यूनिट नंबर 3 को क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है ना? अब हम क्या कर रहे हैं? यूनिट नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। हम किसकी ओर चल रहे हैं? यूनिट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। यूनिट नंबर 4 क्या है? यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट नंबर 4 क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। क्या है? एक विमीय गति। अब हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? एक विमीय गति। ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन किसको बोलते हैं? एक विमीय गति का अर्थ है एक सीधी रेखा में होने वाली गति। एक विमीय गति का अर्थ है एक सीधी रेखा में होने वाली गति। ठीक है, जहां किसी वस्तु की स्थिति को केवल एक ही दिशा में बदला जा सकता है। जहां पे वस्तु की दिशा को, स्थिति को केवल एक ही दिशा में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। एक विमीय गति, मोशन इन 1 डायमेंशन। चलो इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ये बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले देखो, एक सीधी सड़क पर, एक सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन, अगर वह ट्रेन है ऐसे चल रही है सीधी सीधी रेखा में, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन मोशन। क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन मोशन। अगर वो क्या चल रही है? सीधी चल रही है। ठीक है, सीधी रेखा में जॉगिंग करता हुआ व्यक्ति, अगर वह सीधा सीधा एक ही रेखा में जॉगिंग कर रहा है, तो हवा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद को क्या कर रहे हो आप? हवा में ऐसे फेंक रहे हो, तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? 1 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। ठीक है, चलो किसी सीधी रेखा पर चलने वाली चींटी, अगर चींटी है वह सीधी सीधी रेखा में चल रही है, तो वह भी क्या कहलाती है? 1 डायमेंशन मोशन कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पलों से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है, क्या चीज? अगर कोई भी चीज एक सरल सीधी रेखा में गति कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु देखो, एक सीधी रेखा में गति, एक विमीय गति में वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन। इस गति को परिभाषित करने के लिए केवल एक निर्देशांक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। चाहे वह x अक्ष हो, चाहे y अक्ष हो, चाहे z अक्ष हो। सिर्फ कितने डायमेंशन की जरूरत होगी? एक डायमेंशन की जरूरत होगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन 1 डायमेंशन, एक विमीय गति, एक विमीय गति, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? हिंदी में इसी को बोला जाता है दूरी और विस्थापन। किसको बोला जाता है? दूरी, और किसको बोला जाता है? विस्थापन। देखो, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल रायपुर में हो, जाना चाहते हो कहां? बिलासपुर।
अगर आप रायपुर में हो, जाना चाहते हो कहाँ, बिलासपुर। अगर आप सीधी रेखा में चलो, एकदम सीधी रेखा में, कहां से कहां, सीधी रेखा में चलो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे विस्थापन। लेकिन आप घूमते हुए जाओ, रायपुर से कहां गए, तिल्दा, तिल्दा से कहां गए, भाटापारा, भाटापारा से कहां पहुंचे आप, बिलासपुर, रायपुर से कहां गए, तिल्दा, तिल्दा से कहां गए, भाटापारा, और फिर कहां पहुंचे आप, बिलासपुर। अगर आप सीधी सीधी रेखा में चलो, गूगल मैप के हिसाब से नहीं, सीधी रेखा में चलो, एक आपने डायरेक्शन सेट कर दिया कि इस डायरेक्शन में जाने पे, इस डायरेक्शन में जाने पे हमारा बिलासपुर आ रहा है, और आप इसी डायरेक्शन में सीधा सीधा चलते रहो। जैसे कि कोई दीवार आए तो दीवार के अंदर से घुस गए, कुछ तालाब आया तो तालाब के ऊपर से तैर के निकल गए। अगर ऐसा सीधी सीधी रेखा में चलोगे तो वह क्या कहलाएगा, दूरी, ठीक है। लेकिन ऐसे मुड़ते 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 हैं, वो क्या कहलाएगा, विस्थापन, पहले वाला सीधी रेखा में चलोगे तो। और ऐसे मुड़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे पीछे से कहीं जा रहे हो, रास्ता बनाते हुए जा रहे हो, तो वह क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। तो देखो, डिस्टेंस किसको बोला जाता है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। कुल पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलता जाता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के सबसे छोटा पथ। सबसे छोटा पथ क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा पथ क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पूरा का पूरा पथ, जो रास्ता आप फॉलो किए, आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, वह क्या कहलाएगी, दूरी। सीधी सीधी सबसे छोटा पथ क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में काम करेगा। यह हमेशा किस में काम करेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में, ठीक है। देखो, डिस्टेंस जो है वो समय के साथ में कम नहीं होता है, कांट डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वाला वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, विस्थापन, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव निगेटिव सब हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव सब हो सकता है, ठीक है। और देखो, ये जो है डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, कौन सा रास्ता आपने चूज किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन यह आपने कौन सा रास्ता चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यह हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में होता है, ठीक है। यह हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। बोथ हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों में क्या होता है, यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट क्या होता है, लेंथ। लेंथ, लेंथ क्या होता है, दोनों का यूनिट होता है। लेंथ जो है वो यूनिट होता है। और डायमेंशन क्या होता है, M0 L1 T0, दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का डायमेंशन भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको, दूरी और विस्थापन से, दूरी और विस्थापन से क्या समझ में आया। पहला चीज देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को ए से बी जाना है, ए से बी मैं 50 तरह के रास्तों से जा सकता हूं। ऐसे किसी भी रास्तों से क्या कर सकता हूं,
ए से बी जा सकता हूं, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर आप सीधी सीधी रेखा में चल रहे हैं और उनके बीच की मिनिमम दूरी पे जा रहे हैं, वह क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यही मेन फर्क है दोनों में। ये क्या होता है, स्केलर, ये क्या होता है, वेक्टर। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमेशा सीधी रेखा होगी, लाइन, और वह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी शेप का हो सकता है, ठीक है। चलो चलो स्पीड के बारे में देखते हैं। हम लोग दूरी के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं, दूरी के बारे में देख रहे हैं। हम किसके बारे में देख रहे हैं, दूरी के बारे में देख रहे हैं। क्या होती है दूरी, दूरी है ना, दूरी। देखो पहला चीज क्या है, ये स्केलर है। इसका यूनिट क्या होता है, स्पीड का, है ना। स्पीड का, स्पीड के बारे में देख रहे हैं, दूरी के बारे में नहीं देख रहे हैं, है ना। हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, चाल के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं, चाल के बारे में। चाल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चाल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। माना कि s जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। x क्या है, डिस्टेंस है। तो जब आप s का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, s का डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, चाल मिलेगा, दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी का अवकलन कर दोगे आप समय के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग चाल बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या लिखा जा सकता है, ds/dt। अक्सर जनरली क्या लिखा जाता है, dx/dt। मान लो s और x क्या है, सेम है, वो क्या चीज है, डिस्टेंस है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्या होता है, dx/dt इज इक्वल टू u, या ds/dt इज इक्वल टू u, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्षणिक चाल। क्या बोलते हैं, क्षणिक चाल, इंस्टेंट स्पीड, ठीक है। और मान लो एवरेज स्पीड निकालना होगा, एवरेज स्पीड क्या करना होगा, निकालना होगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन s dt अपॉन dt, ठीक है, एस डी टी अपॉन डी टी। ये किसका फॉर्मूला हुआ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो वेलोसिटी किसको बोलते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है वेग। क्या होता है, वेग, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये क्या बताता है कि आप कितनी तेजी से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, हाउ फास्ट एंड वेयर, और किस तरफ जा रहे हैं, कितने जल्दी से चल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, यह बताता है। चाल क्या बताता है, सिर्फ स्पीड क्या बताता है कि आप कितने जल्दी से चल रहे हैं, हाउ फास्ट यू आर गोइंग। बट वेग क्या बताएगा, वेलोसिटी क्या बताएगा, हाउ फास्ट एंड वेयर, कितने जल्दी से और किस तरफ चल रहे हैं। ये क्या बताता है हमारा, ये क्या बताता है हमारा, वेलोसिटी बताता है, ठीक है। देखो माना कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा,
विस्थापन है, तो विस्थापन का अगर अवकलन करोगे, विस्थापन का अवकलन करोगे तो क्या निकल जाता है, हमारा वेग निकल जाता है। विस्थापन का अवकलन करने पे क्या निकलता है, वेग निकलता है। विस्थापन का अवकलन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी इंस्टेंट, dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या कहलाता है, वी इंस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या किए हम, विस्थापन का अवकलन कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या कहलाएगा वह, वेलोसिटी, वेग कहलाएगा। एवरेज, एवरेज वी एवरेज क्या होता है, इंटीग्रेशन वी टी अपॉन इंटीग्रेशन डेल टी, ये क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। आपको इसको याद रखना है, आईएमपी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी की परिभाषाएं, क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं वेलोसिटी की, देखते हैं, है ना। देखो पहला क्या है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, ये कौन बताता है, वेलोसिटी। ठीक है, इसके अलावा क्या बताता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ में, क्या बताता है, स्लोप बताता है। पोजीशन टाइम के ग्राफ में क्या बताता है, स्लोप बताता है। इंस्टेंट स्पीड विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ में इंस्टेंट स्पीड बताता है। ठीक है, और क्या बताता है, हाउ फास्ट एंड वेयर, कितना फास्ट और किस दिशा में जा रहा है, यह भी बताता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, यूनिफॉर्म मोशन देखो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो। एक समान देखो, एक समान गति देखते हैं और असमान गति देखते हैं। देखो अगर कोई कार है, माना कोई क्या है, कार है, और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते जा रही है। क्या करते जा रही है, माना कोई कार है और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, माना कोई कार है, वह अलग अलग क्या रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मान लो 10 किलोमीटर घंटा पहले था, फिर 20 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 5 हो गया, इसको क्या बोलेंगे, असमान गति। समान गति किसको बोलेंगे, अगर वह एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर वह अलग अलग वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें वेलोसिटी क्या होती है, समान होती है, और इसमें वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें v में चेंज नहीं आता है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है वह देखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी में जिस दर से परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें वेलोसिटी में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या हो गया, 0। इसमें वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या हो गया, त्वरण नॉन जीरो हो गया। ये हमेशा किस में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, एक सीधी रेखा में होगा, और यह सीधी रेखा में नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एक समान गति और असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं एक्सेलरेशन। क्या देखते हैं हम, एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है ना। क्या देख रहे हैं, त्वरण क्या होता है। ठीक है, रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो क्या बोल रहा है, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। वेग में परिवर्तन की दर मतलब कि dv रिस्पेक्ट टू dt क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, a कहलाता है। यह भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो
वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अब परिवर्तन किस किस चीज में हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है वेलोसिटी में, मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। दोनों में किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। दोनों में से किसी भी एक चीज में परिवर्तन हो गया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो क्या कहलाएगा? वह एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो देखो, एक है इंसान, वह दौड़ रहा है, धीरे से अपना स्पीड बढ़ाया, फिर स्पीड बढ़ाया। ठीक है, अपना स्पीड बढ़ाया, फिर स्पीड बढ़ाया, और ज्यादा स्पीड बढ़ाया, और ज्यादा स्पीड बढ़ाया। तो ये क्या कह रहा है? अपना स्पीड को बढ़ा रहा है, अपना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, उसकी रफ्तार बढ़ रही है, तो वह क्या कहला रहा है? एक्सेलरेशन कहला रहा है। यह क्या बोल रहा है? आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप, मैं अपनी रफ्तार बढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? एक्सेलरेट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, आप कभी भी मोटरसाइकिल चलाते होंगे, कभी भी कार चलाते होंगे, तो एक चीज आता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। मोटरसाइकिल में, स्कूटी में राइट हैंड साइड जब आप ऐसा ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड को, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपकी स्पीड को क्या करता है? बढ़ाता है। आपके वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है? एक्सेलरेटर। हर किसी के नाम का कुछ ना कुछ क्या होता है? मीनिंग होता है हमेशा, है ना। चलो, एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अब देखो, एक स्केटर है। क्या है? स्केटर। वह धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? स्लो होते जा रहा है, तो भी क्या होगा? आई एम एक्सेलरेटिंग। इसी को बोल देते हैं एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोल देते हैं? निगेटिव एक्सेलरेशन। या इसी को क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। इसी को क्या बोल देते हैं? मंदन। क्या बोल देते हैं? मंदन। अगर आपकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? स्लो हो रही है, तो इसको क्या बोल देते हैं? मंदन कह दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, एक मधुमक्खी है। क्या है? मधुमक्खी। ये अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रही है, बार बार क्या कर रही है? डायरेक्शन चेंज करते जा रही है। ऑल्दो इसकी स्पीड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। उसका वेग क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन क्या बदलते जा रहा है? डायरेक्शन। क्या बदलते जा रहा है? डायरेक्शन जो है वो चेंज होते जा रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपकी स्पीड कम हो, ज्यादा हो, आपका डायरेक्शन चेंज हो, तीनों के तीनों केस में क्या कहलाएगा? वह त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे बनता है इसका। देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। यह क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। या इसी को बोल देते हैं चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डीवी अपॉन टी। डीवी अपॉन टी
इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? डीवी अपॉन टी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। डीवी अपॉन टी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वी। ठीक है, वी। ठीक है, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी खुद क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। क्या v खुद क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। तो यहां पे डी एक्स बाई डी टी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? d का स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, d का स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला और क्या याद रखना है? ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले क्या करने हैं? आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन है ना, क्या देख रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर आपको पोजीशन x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब दिया हुआ है। x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है। ठीक है, यदि स्थिति x इज इक्वल टू टी पर है तो त्वरण शून्य होने का समय ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? ऐसा टाइम ज्ञात करना है, फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। ऐसा समय ज्ञात करना है जब एक्सेलरेशन क्या हो? शून्य हो। ऐसा समय आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं, है ना। तो देखो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। ये क्या दिया हुआ है हमको? पोजीशन दिया हुआ है। तो इससे क्या निकाल दो? वेलोसिटी। क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी, इसी को क्या बोलते हैं? v। इसका कर दो क्या? डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा? 2at माइनस 3bt का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2at माइनस 3bt का स्क्वायर। कैसे होगा ये सब जानते हैं, है ना। ठीक है, चलो ये क्या निकल गया हमारा? वेलोसिटी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखो हम क्या जानते हैं? हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी। इसको क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन। मतलब ये जो v आया है इसका फिर से क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। v का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। 2a माइनस 6bt क्या हो जाएगा? ये 2a माइनस 6bt हमारा क्या निकल गया भाई? एक्सेलरेशन निकल गया है। क्या निकालने बोला है? टाइम। कब? जब एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। तो इस एक्सेलरेशन को क्या कर देते हैं हम लोग? जीरो के इक्वल कर देते हैं। एक्सेलरेशन को क्या कर देते हैं? जीरो के इक्वल कर देते हैं। चलो dv अपॉन dt जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या आ रहा है? 2a माइनस 3bt। तो एक्सेलरेशन यानी कि 2a माइनस 6bt को जीरो कर दो तो 2a इज इक्वल टू 6bt आ गया। 2a इज इक्वल टू क्या आ गया? 6bt। तो t जो है वो क्या आ जाएगा यहां से? 2a अपॉन 2a अपॉन 6b। क्या आ जाएगा? 2a अपॉन 6b। इसका मतलब क्या हो गया? a अपॉन 3b। तो t हमारा क्या आया? t इज इक्वल टू क्या आ गया? a अपॉन 3b। अगर टाइम का मान क्या हो? a अपॉन 3b हो तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? शून्य होगा।
तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। वेलोसिटी v क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स दिया हुआ है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए कौन सा फंक्शन सही है। यदि वेग वेग क्या दिया हुआ है, रूट एक्स है ना, तो समय और स्थिति संबंध कौन सा होगा, समय और स्थिति संबंध इनमें से कौन सा होगा, यह देखना है हमको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, रूट एक्स। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या दिया हुआ है, रूट एक्स दिया हुआ है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स दिया हुआ है। क्या निकालने बोल रहा है हमको, समय और स्थिति। स्थिति मतलब क्या निकालने बोल रहा है, पोजीशन। और टाइम के बीच में क्या निकालने बोल रहा है, रिलेशन। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन निकालने बोल रहा है। ठीक, सिंपल सी बात है। v क्या दिया, v क्या होता है, dx बाई dt। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक कांस्टेंट k लगा देते हैं, रूट k। अब देखो यहां से हमको क्या मिल गया है, पोजीशन और टाइम बस मिल गया है। अब वन साइड करके क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, और आगे देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू के डी टी। दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू के टी। क्या हो जाएगा, के टी प्लस सी। ठीक है, तो यहां से ये क्या निकल जाएगा, देखो मान लो एक चीज, लेट c इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1, ये मान लिए हम लोग। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की पावर 1/2, ये 2 कहां चले गया ऊपर, इज इक्वल टू t। तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू t की बाई 2, और इस 1/2 पावर को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू t का t/2 का स्क्वायर। तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, t की पावर 2/4, t की पावर 2/4 है ना। इसी को और क्या लिखा जा सकता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। x इज इक्वल टू x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर बी, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t का स्क्वायर। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू बी टी की पावर 3/2 देन फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u। आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू बी टी की पावर 3/2 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। देन फाइंड वेलोसिटी
आफ्टर टाइम टी, देन फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो चलो कैसे निकलेगा देखते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है, दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी निकालना है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, bt की पावर 3/2। ठीक है, तो t को dt को इधर भेज देते हैं, dv इज इक्वल टू bt की पावर 3/2 dt। ठीक है, अब देखो यहां से दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। यहां कुछ नहीं है, देखो लिमिट लग जाएगा क्योंकि इनिशियल दिया हुआ है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू बीटा टी की पावर 5/2 ठीक है ना, प्लस सी। तो अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 टी की पावर 5/2 प्लस सी, और ये इधर जाके प्लस यू। तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी निकल गया। ये क्या निकल गया, हमारा वेलोसिटी निकल गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू बीटा एक्स का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का त्वरण क्या है, a इज इक्वल टू बीटा एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, देन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर x डिस्प्लेसमेंट इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बीटा एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। देन फाइंड द वेलोसिटी, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी v निकालना है। ठीक है, कब, डिस्प्लेसमेंट x हो तब, और इनिशियल वेलोसिटी u को क्या दे दिया गया है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो, है ना, देखो एक्सेलरेशन a क्या होता है, dv बाई dt। एक्सेलरेशन x क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, dv बाई dt क्या दिया हुआ है, बीटा एक्स का स्क्वायर, बीटा एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्या कर सकते हैं इसको, dv, ठीक है, dv बाई dt को क्या लिखते हैं, देखो थोड़ा अलग से, क्योंकि इसमें x का फंक्शन है तो डायरेक्ट हम लोग इसको t को भेज के इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, x का फंक्शन है तो इसीलिए इसको, इसके लिए v को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। इसके लिए dv बाई dt है ना, तो इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दो dx अपॉन dx का, किसका किसका, dx अपॉन dx का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको यहां लिख रहा हूं, इसको यहां लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा ये, dx अपॉन dt इज इंटू dx अपॉन dt इंटू dv बाई dx। कोई दिक्कत है क्या बताओ तो, कोई दिक्कत है कैसे लिखने में, नहीं है ना। चलो आगे करते हैं। अभी देखो
डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या हो लिख सकते हैं भाई इसको, डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, अब इस डेल डी एक्स को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू डी वी इज इक्वल टू बीटा एक्स का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है इतना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा लो, v डी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। v डी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ये dv है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, v का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा एक्स की पावर 3/3 प्लस c, है ना। c लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को इधर भेज दो, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 बीटा एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस 2c। अब ये v है, v निकालना है हमको, v का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2/3 बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2c। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था हमको, क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा था हमको, वेलोसिटी निकालना है आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी निकालने बोला था, और हमारा क्या आ गया है, वेलोसिटी आ गया है। वेलोसिटी निकालने बोला था और हमारा वेलोसिटी आ गया है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हमारी क्लास हम यहीं पे, है ना, एंड करते हैं, है ना। आज हमारा क्या हो गया है भाई, लेक्चर नंबर 8 हो गया है, लेक्चर नंबर 8 हो गया है ना। हमने यूनिट नंबर 3 को खत्म कर दिया है। यूनिट नंबर 3 क्या था, यूनिट एंड डायमेंशंस था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम किस में आ गए हैं, अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 क्या चालू किए हैं, 1 डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक विमीय गति पढ़ रहे हैं ना। तो आज की क्लास हम यहीं अंत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जाएं और क्वेश्चन को बनाएं, आप बुक उठाएं इसका, और जितने भी क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 1 के, यूनिट नंबर 2 के, यूनिट नंबर 3 के, है ना, और आज जो पढ़े हैं यूनिट नंबर 4 के, यह क्वेश्चन को पढ़ें, बनाएं और सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। ठीक है, चलो थैंक यू, है ना।